हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था फॉरेन एक्सचेंज, उसके आगे हम लोग आखिरी पढ़ा हुए, मतलब आज हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चैप्टर बड़ा नहीं था, छोटा सा चैप्टर था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में देखा था फॉरेन एक्सचेंज क्या रहता है, उसके काइंड्स क्या है, बराबर है, ये सारी चीजें दिखा मैंने। कुछ उसमें आप लोगों को स्टोरी भी बताई कि भैया वाई $1 इक्वल टू 60 और 70 रुपीज, राइट, वो भी मैंने आप लोगों को समझाया था, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। जैसा आप टॉपिक का नाम देख रहे हो, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम। मतलब क्या कि फॉरेन एक्सचेंज का जो है उसके सिस्टम जो उसका टाइप्स क्या क्या है। मतलब सिंपल, अगर सिंपल शब्दों में बताया जाए तो जो भी करेंसी का रेट चलता है मार्केट में वो किस तरीके से डिसाइड होता है। अब आप लोगों ने सुना है कि भैया जो भी कोई भी पर्टिकुलर चीज का अगर प्राइस डिसाइड होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सिंपल कि भैया अगर उसका डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो उसका प्राइस ज्यादा हो जाएगा, बराबर है, एंड वाइस वर्सा। ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। बट फॉरेन एक्सचेंज का रेट जो डिसाइड होता है $1 इक्वल टू 60 रुपीज 70 रुपीज, वो किस तरीके से हुआ वो आप लोगों को आज समझ में आना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का टॉपिक मजा आएगा समझने में कि भैया आप लोगों के बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा $1 इक्वल टू 70-60 रुपीज जो भी चल रहा है, राइट, तो वो किस तरीके से डिसाइड हुआ वो इस सिस्टम से हम लोग समझेंगे। तो बेसिकली 3 अलग अलग सिस्टम बनाए गए, एक फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल और एक मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम पे आऊं तो इसके डेफिनेशन से समझते हैं क्या बोला। इट रेफर्स टू करेंसी एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, इज फिक्स इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। मतलब क्या, सिंपल कि भैया जो भी करेंसी का प्राइस डिसाइड होगा वो होगा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर को लेके। अभी भी नहीं समझा, देखिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, वो एग्जांपल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है, ये जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है ये ओल्ड सिस्टम है, जिसमें करेंसी का जो प्राइस है वो करेंसी को हम लोग टाइप करते थे किसके साथ, गोल्ड के साथ, सिल्वर के साथ या दूसरे करेंसी के साथ, और उसके बेसिस पे हम लोगों का रुपीस का प्राइस या डॉलर का प्राइस डिसाइड होता था। अभी भी नहीं समझ में आ रहा, पता है, चलिए व्हाइट बोर्ड पे आते और समझते हैं। देखिए जैसा मानिए, ठीक है, इन इंडिया एंड इन यूएसए, राइट। अब देखो समझो, इन इंडिया 1 ग्राम गोल्ड, ठीक है, छोड़ो, 1 ग्राम गोल्ड इक्वल टू पकड़ लो ₹3000 है, राइट। और इन यूएसए 1 ग्राम गोल्ड इक्वल टू है $50। मतलब इंडिया में क्या बोला, 1 ग्राम गोल्ड 3000 रुपए का, जो आज के रेट में तो 4000 साढ़े 4700 चल रहा है, राइट। और $1 ग्राम गोल्ड यूएसए में क्या चल रहा है, $50। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल कि $50 इक्वल टू ₹3000, राइट। इसका मतलब भैया $1 इक्वल टू क्या रहेगा, 3000 डिवाइड बाय 50। इसका मतलब $1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹60। समझा आपको, मतलब क्या कि क्या किया जाता था कि हमारे करेंसी का प्राइस डिसाइड करना है कि भैया $1 इक्वल टू कितना रुपीस चल रहा है, तो वो क्या करते थे कि भैया कोई गोल्ड के साथ जो बोला है ना एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, उसमें देखो गोल्ड, सिल्वर और अदर करेंसी, इसके साथ टाइप किया जाता था। टाइप मतलब गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो इधर रुपीस का भी प्राइस बढ़ेगा, मतलब रुपीस का प्राइस बढ़ेगा मतलब डेप्रिसिएशन होगा, जो हमने प्रीवियस इसमें देखा था, राइट। तो मतलब $1 इक्वल टू 60 रुपीस कैसे निकाला वो आप लोगों को समझ में आया। जैसे आज के टाइम में $1 इक्वल टू 75 रुपीस चल रहा है, तो वो भी आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से चल रहा है, राइट। चलिए अब ये जो सिस्टम है ना, ये ओल्ड सिस्टम है। ओल्ड मतलब पुराने टाइम पे चलता था, अभी इसका कोई काम नहीं है, बराबर है। पुराने टाइम पे करेंसी को टाइप किया जाता था और उसके बेसिस पे हम लोग निकालते थे डॉलर का वैल्यू, रुपीस का वैल्यू, बराबर है। पर आज के टाइम में वैसा नहीं होता, अभी थोड़ा जमाना मॉडर्न हो गया, राइट। तो अब किस तरीके का होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, राइट। अब
जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा है करेंसी टाइड विद गोल्ड एंड सिल्वर। अगर करेंसी गोल्ड एंड सिल्वर के साथ टाइड है तो उसको बोला जाता है पार्शियली वैल्यू करेंसी, बराबर है। और अगर करेंसी किसी दूसरे करेंसी के साथ टाइड है तो उसको कहा जाता है पेगिंग। तो ये ध्यान में रखना, तो यहाँ पेगिंग कब बोलेंगे और पार्शियल वैल्यू करेंसी हम लोग कब बोलेंगे, राइट, ठीक है। तो मतलब सिंपल सा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम मतलब क्या कि हमारी करेंसी को किसी और करेंसी के साथ या कोई गोल्ड के साथ सिल्वर के साथ टाई अप किया और उसके बेसिस पे हम लोग हमारे करेंसी का वैल्यूएशन निकालेंगे, सिंपल, जो कि एकदम गलत था उस समय भी आज के समय भी, इसलिए इसको अभी के टाइम पे यूज नहीं किया जाता, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा मैंने नीचे ये बनाया, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा डिमांड सप्लाई का हम लोगों ने ग्राफ बनाया था। अब उसके बेसिस समझते हैं। इफ सप्लाई ऑफ डॉलर इंक्रीजेस, कि भैया अगर डॉलर का सप्लाई इंक्रीज होता है तो करेंसी का वैल्यू किस तरीके से चेंज होगा वो हम लोग देखते हैं, राइट। एक राइट, एक मिनट, ठीक है। देखिए क्या बोला, सप्लाई ऑफ डॉलर इंक्रीजेस, ठीक है। डॉलर का अगर सप्लाई बढ़ता है तो एस कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे नीचे S1 पे। इसका मतलब हमारा जो, जैसे ये जो है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पे हमारा $1 इक्वल टू क्या चल रहा है 60 रुपीस। अब क्या हो जाएगा कि नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां बनेगा, E से E1 पे, मतलब नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा यहां पे। इसका मतलब प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल, कम हो जाएगा। देखिए डॉलर का अगर सप्लाई बढ़ा, देखिए कोई भी चीज का अगर सप्लाई बढ़ता है तो क्या हो जाता है, प्राइस कम हो जाता है। मार्केट में बहुत ज्यादा सप्लाई तो प्राइस कम हो जाता है, सप्लाई कम है तो प्राइस ज्यादा हो जाता है। जैसे आप लोगों ने ओनियन के केस में देखा होगा कि ओनियन का प्राइस क्यों बढ़ गया था, क्योंकि सप्लाई बहुत कम था, बराबर है। और अगर कोई चीज है जैसे इंफीरियर गुड्स है, उसका सप्लाई बहुत ज्यादा है, बराबर है, और कंजम्पशन बहुत कम है, तो उसका क्या होता है, प्राइस कम रहता है। तो यहाँ पे अगर मैं डॉलर का प्राइस, डॉलर अगर सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, डॉलर का सप्लाई बहुत आ रहा है, यूएसए से बहुत डॉलर सप्लाई कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो प्राइस है वो मजबूत हो जाएगा, मतलब रुपया मजबूत हो जाएगा, जिसको क्या बोला जाता है, एप्रिसिएशन, बराबर है। नेक्स्ट, अगर सप्लाई अगर डिक्रीज हुआ तो, सप्लाई अगर डिक्रीज, देखो इंक्रीज हुआ तो इधर शिफ्ट होता और डिक्रीज हुआ तो हम लोगों को पता है कहां शिफ्ट होगा, अपवर्ड, राइट, अपवर्ड शिफ्ट होगा S से S1 पे। तो वो केस में इक्विलिब्रियम कैसा बनेगा हमारा, कुछ इस तरीके से, मतलब डॉलर का प्राइस पकड़ लो 62 रुपीस हो गया, सिंपल, $1 इक्वल टू 62 रुपीस। मतलब क्या कि अगर सप्लाई ज्यादा है तो हमारा रुपया मजबूत हो जाएगा, और सप्लाई कम है तो रुपया कमजोर हो जाएगा, बराबर है। इसकी वजह से हमारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा रुपीस का। ये तो सिंपल था। अब थोड़ा आगे बढ़ते, ठीक है, नेक्स्ट मेथड पे हम लोग समझते हैं। देखिए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो मैंने अभी आप लोगों को बोला था कि किसी भी चीज का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वही बोला है यहाँ पे। क्या, इट रेफर्स टू एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसी, कि भैया कोई करेंसी का सप्लाई कैसा है, डिमांड कैसा है। जैसे सिंपल आज के टाइम पे यूएसए का डॉलर्स का, यूएस डॉलर का डिमांड ज्यादा है, इसलिए उसका प्राइस भी अच्छा खासा है, बराबर है, ठीक है। इंडियन करेंसी का डिमांड कम है, इसलिए उसका प्राइस भी कम है। मतलब क्या, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, राइट। अब देखो ये तो समझ में आता है कि भैया डिमांड के बेसिस पे, जैसे अभी के टाइम पे, ठीक है, कि जैसे $1 इक्वल टू 60 रुपीस हम लोगों को पता है, $1 इक्वल टू ₹60, राइट। अब ये वाला स्टैंडर्ड है, ये चल रहा है अभी मार्केट में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज समझो इसमें, ठीक है, कि इसमें गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस कुछ भी नहीं होगा। मतलब जो नेक्स्ट सिस्टम है हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। इसमें प्राइस डिसाइड किया था गवर्नमेंट ने ही, बराबर है, इसमें गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं। जो मार्केट में चल रहा है उस हिसाब से हमारा प्राइस फ्लक्चुएट करेगा, बराबर है, कि भैया डिमांड ज्यादा है तो प्राइस भी ज्यादा हो जाएगा, डिमांड कम है तो प्राइस भी कम हो जाएगा, राइट। अब समझिए, इफ डिमांड इंक्रीजेस, अगर डिमांड बढ़ रहा है हमारा, अगर डिमांड बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट, कि भैया D से D1 पे शिफ्ट हो जाएगा, पता है ना, D से D1 पे, राइट।
अब उसके वजह से क्या होगा समझो, देखिए डिमांड ऑफ डॉलर इंक्रीज, डॉलर का डिमांड बढ़ा तो नेक्स्ट हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे बन गया, तो इसकी वजह से जो प्राइस 60 था वो कितना हो जाएगा, बढ़ के पकड़ लो 62 हो गया। मतलब सिंपल भैया, डॉलर का डिमांड मार्केट में ज्यादा है तो भैया हमारा रुपया कमजोर हो जाएगा। सिंपल सी चीज है कि भैया ये डॉलर है और ये रुपीस है, और डॉलर का डिमांड मार्केट में ज्यादा है तो क्या होगा, डॉलर का प्राइस भी बढ़ेगा, और रुपीस का डिमांड है ही नहीं क्योंकि हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट करते नहीं, तो क्या होगा, रुपीस का वैल्यू कम हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, डॉलर का डिमांड बढ़ने की वजह से रुपीस का प्राइस डिक्रीज हो रहा है, मतलब डिप्रिशिएट हो रहा है, बराबर है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या, इफ डिमांड ऑफ डॉलर डिक्रीजेस, कि भैया डॉलर का अगर डिमांड कम हो गया तो क्या होगा कि भैया ये 60 पे इक्विलिब्रियम चल रहा है, डॉलर का डिमांड कम हो गया तो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे बनेगा, ऐसे नीचे, बराबर है, ये यहाँ पे, मतलब नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, तो उसकी वजह से हमारा रुपया क्या हो जाएगा, मजबूत, राइट, रुपया क्या हो जाएगा, मजबूत। ये तो सिंपल था, कोई बड़ा बात नहीं था कि भैया डिमांड ज्यादा है, ठीक है, तो हमारी करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाएगा, और डिमांड कम है तो हमारी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो जाएगा, ये सिंपल था। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर जो रिसेंटली हमारे इंडिया में चलता है, जिसका नाम है मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या, मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब ये सिस्टम में क्या किया जाता है वो समझो। क्या बोला, इट रेफर्स टू एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्स, मार्केट फोर्स मतलब डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, राइट, एंड सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई। मतलब क्या, अब यहां पे अभी के टाइम पे करंटली जो सिस्टम चल रहा है वहां पे जो भी प्राइस डिसाइड किया जाता है ना वो डिमांड एंड सप्लाई पे बेसिस पे ही होता है, बट उसमें आरबीआई का कंट्रोल कर सकती है, मतलब आरबीआई प्राइस गिरा भी सकती है, प्राइस बढ़ा भी सकती है। तो ये कैसे, ये हम लोग समझते हैं, राइट। चलिए ठीक है, वही चीज कि $1 इक्वल टू 60 रुपीज हम लोगों को पता है, ठीक है। अगर जैसे ये मैं एक बेंच मार्क बना के चल रहा हूं, समझिए, देखिए आज के टाइम पे रेट कैसा चल रहा है, $1 इक्वल टू 60 रुपीज, ठीक है। डॉलर का रेट मतलब इंडियन रुपीज 62 रुपीज $1 हुआ या 58 हुआ तो भी इतना फर्क नहीं पड़ता, 2 रुपए ज्यादा हुआ या 2 रुपए कम। बट अगर 5 रुपए बढ़ गया, 60 से ज्यादा 65 हो गया तो भी नुकसान, और 60 से 55 हुआ तो भी नुकसान। आप बोलोगे यार ये ऐसे कैसे, कि भैया 60 से 65 रुपए हुआ तो नुकसान हमको समझता है, मतलब जिस डॉलर के लिए हमको पहले 60 रुपीज देना पड़ रहा था अब उसके लिए हम लोगों को 65 रुपीज देना पड़ेगा, सही है। तो ये 55 हुआ तो ये तो अच्छी बात है, बराबर। तो ये क्यों गलत बोल रही है आरबीआई, समझिए, ठीक है। अब मैं पहले ये वाला समझाता हूँ, ₹65 के हिसाब से, देखिए पकड़ लो कि हम लोगों ने $1000 का कुछ सामान परचेज किया, बराबर है, $1000 का आप लोगों ने, या 1000 करोड़ पकड़ लो, ठीक है, 1000 करोड़ का, ठीक है, ₹1000 करोड़ का हम लोगों ने कोई सामान परचेस किया, ठीक है। अब देखिए $1 इक्वल टू ₹60, बराबर है। पकड़ लो कि हम लोगों ने $1000 का कुछ सामान परचेस किया, $1000 करोड़, पकड़ लो $1000 का हम लोगों ने सामान परचेस किया, $1000 करोड़, ठीक है। मतलब उसके लिए हम लोगों को इंडियन रुपीज में कितना देना पड़ेगा, 1000 इंटू 60 मतलब 60,000, ये तो समझता है। पर अगर उसका रेट 65 हो गया, 65 हो गया तो हमको कितना देना पड़ेगा, 65,000, मतलब हम लोगों को 5000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा नुकसान। अब ये तो बात समझता है, पर अगर उल्टा हो जाता है कि जिसके लिए हमको $60 देना है, बराबर है, उसके लिए अगर 55 हो गया, बराबर है, 55 हो गया तो आप बोलोगे यार ये तो पॉजिटिव साइन है, बराबर है, बिल्कुल सही बात है कि ये पॉजिटिव साइन है हमारे लिए, मतलब जिसके लिए हमको सिंपल सी चीज है कि भैया पहले 60,000 देना पड़ रहा था उसके लिए 55,000 दे रहे थे, तो फायदे की बात है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से।
बट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके किनके, फॉरेनर के, सिंपल सी चीज, इंडिया में अप्रोच किया जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, इसको एफडीआई कहा जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जितना ज्यादा इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा उतनी इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। क्यों? क्योंकि डॉलर्स के फॉर्म में पैसा आएगा। अब सिंपल से समझिए कि कोई पर्सन ने, फॉरेन के एक पर्सन है जिसने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया था, कोई भी स्टॉक मार्केट में, कोई प्रॉपर्टी में, ठीक है। अब उसने जब इन्वेस्टमेंट किया था तब उसने $1000 दिया था। अब उस समय रेट चल रहा था 60 रुपीज, मतलब उसने 60,000 रुपीज इन्वेस्ट किया इंडिया में, बराबर है, पकड़ो कि स्टॉक मार्केट में। अब क्या हो गया कि भैया रुपया मजबूत हो गया और प्राइस कितना हो गया 55, मतलब भैया उसने जो पैसा लगाया था 60,000, उसका क्या हो गया 55,000, तो यार उसका तो लॉस हो गया। अब लॉस होगा तो वो क्या करेगा? सिंपल, स्टॉक मार्केट में जब भी प्राइस गिरता है तो लोग क्या करते हैं, पैसा अपना विड्रॉ कर देते हैं, बराबर है। तो वो भी क्या करेगा कि इंडियन मार्केट में जो भी पैसा डाला है वो निकालना चालू कर देगा, और इंडियन मार्केट में अगर पैसा डाले निकाला तो क्या हो जाएगा, हमारी जो इकोनॉमी है वो डगमगा जाएगी, बराबर है। मतलब प्राइस का ज्यादा बढ़ाना भी अच्छा नहीं है और ज्यादा घटना भी। प्राइस ज्यादा बढ़ा तो हमारा नुकसान, और प्राइस ज्यादा गिरा तो उनका नुकसान। उनका नुकसान मतलब इनडायरेक्टली हमारा नुकसान, मतलब इंडिया से पैसे निकाल लेंगे वो, बराबर है। तो अब ये केस में क्या करती है आरबीआई कि कंट्रोल करती है कि भैया प्राइस को ज्यादा बढ़ाना भी नहीं देना और प्राइस को ज्यादा गिराना भी नहीं देना। मतलब ये जो रेंज है, आरबीआई क्या करती है, ये रेंज के बिटवीन ही प्राइस को फ्लक्चुएट करने की कोशिश करती है। मतलब उसको पता है भैया 60 से अगर 65 पे जा रहा है तो वो 62 पे ला देगा, बराबर है, क्योंकि ये सेफ जोन है, 60 to 58 ये सेफ जोन है। अब ये कैसे करती है वो समझते हैं, राइट। अब देखिए, इफ वांट टू डिक्रीज वैल्यू ऑफ डॉलर, बराबर है कि भैया उसको वैल्यू डिक्रीज करना है तो वो क्या करेगा, सिंपल सप्लाई बढ़ाएगा। नहीं समझा? डॉलर का प्राइस 65 हो गया, आरबीआई को 62 पे लाना है, बराबर है, मतलब डॉलर का प्राइस मतलब कम करना है, तो वो क्या करेगा, सिंपल सप्लाई को बढ़ा देगा, बराबर है। ये पकड़ लो कि ये 65 चल रहा है, ये 65 चल रहा है, तो उसको अगर इसको कम करना है तो वो क्या करेगा, सप्लाई बढ़ा देगा। सप्लाई बढ़ा देगा मतलब क्या, सप्लाई किस चीज का बढ़ाएगा? देखो, हर कंट्री के पास एक ना एक सेंट्रल बैंक होता है, बराबर है। जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, आरबीआई के पास करेंसी होती है जो करेंसी छापती है, और आरबीआई के पास दूसरे कंट्री की करेंसी का रिजर्व भी होता है। मतलब क्या, फॉरेन एक्सचेंज का जो भी पैसा रहता है ना, डॉलर्स, हर कंट्री का आरबीआई के पास स्टोर रहता है कि भैया डॉलर्स है, पाउंड्स है, बराबर है, ये नहीं, ये सबका स्टोर रहता है। तो अगर उसको रुपए को मजबूत करना है कि भैया $1 = 65 हो गया, तो उसको $1 = 62 पे लाना है, बराबर है, या 60 पे लाना है, पकड़ लो कि उसको 60 पे वापस लाना है, तो वो क्या करेगा, उसके पास जो डॉलर्स है ना वो डॉलर मार्केट में दे देगा। मार्केट में दे देगा मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं, सिंपल, ठीक है। अगर हम लोग यूएसए से अगर डिमांड कर रहे हैं तो यूएसए वाले को पता चला कि भैया इंडिया वाले कंटिन्यूसली डिमांड कर रहे हैं तो वो प्राइस बढ़ा देगा, बराबर है। पर अगर हमने उसको डिमांड ही नहीं किया, हम लोग हमारे जेब में से पैसा लगा रहे हैं, मतलब आरबीआई क्या बोल रहा है, इंडियन जो ट्रेडर है, एक्सपोर्टर है, बराबर है, इंपोर्टर सॉरी, उनको क्या बोलेगा कि आप उनसे पैसा मत मांगो, हम लोग आपको डॉलर प्रोवाइड करते हैं। तो भैया इंडियन लोग वहां से डिमांड करेगा नहीं, तो भैया वो अपना प्राइस बढ़ाएंगे नहीं, तो इंडिया का क्या करेगा, आरबीआई लोगों को पैसा प्रोवाइड करेगा डॉलर्स, और इसकी वजह से क्या होगा, सिंपल कि भैया वहां का डिमांड कम हो जाएगा। तो भैया हम लोगों ने अगर डॉलर का सप्लाई बढ़ाया, किसने, सेंट्रल बैंक ने, तो नेक्स्ट हमारा इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा, इस तरीके से, और ये 65 से सीधा आएगा 60 पे, बराबर है। मतलब देखो आरबीआई के पास किस तरीके से कंट्रोल होता है, बराबर है, हर कंट्री का रिजर्व बना के रखती है ताकि इन्फ्लेशन वाले केस में इस तरीके का स्ट्रेटेजी यूज करती है कि डॉलर बहुत भाग रहा है तो उसको पकड़ने के लिए, उसको कम करने के लिए क्या करेगा, आरबीआई अपने पास से डॉलर्स इशू करेगा मार्केट में, ताकि इंडियन लोगों को, वहां के लोगों को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, अगर इफ वांट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डॉलर, भैया डॉलर की वैल्यू अगर इंक्रीज करना है, डॉलर की वैल्यू इंक्रीज करना मतलब रुपया को कमजोर कराना है, जैसे ये 55, बराबर है, तो इसको अगर बढ़ाना है तो क्या करेगा, सिंपल सप्लाई को वो कम कर देगा, सप्लाई को वो कम कर देगा, बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ये पकड़ लो, ये 55 चल रहा है, तो ये वापस से कहाँ आ जाएगा, 60 पे, बराबर है, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रैटेजी यूज की जाती है।
मुझे पता है आप लोग बहुत सारे लोग शायद घूम गए होंगे, मैंने थोड़ा डीप में समझा, आपको सिर्फ थ्योरी दिया है, बराबर है, और थोड़ी बहुत चीजें दिया है, बट मैंने जानबूझ के ये सारी चीजें इसलिए समझे ताकि आपको कंसेप्ट समझे भैया मार्केट में क्या होता है। और मैंने पहले ही बोला कि भैया मेरे को पढ़ाना है तो मेरे को कंसेप्चुअल पढ़ाना है, भले ही शायद सिलेबस में वो चीज ना दी हो, बट अगर वो चीज आपके प्रैक्टिकल लाइफ में अगर काम में आ सकती है फ्यूचर में तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट टॉपिक से रिलेटेड। देखा आप लोगों ने टॉपिक से मैं हटा दी, टॉपिक को मैंने थोड़ा डीप में समझाया सारी चीजों को, भैया प्राइस कैसे डिसाइड होता है, फिर आरबीआई किस तरीके से प्राइस को कम ज्यादा करती है, ये सारी चीजें, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझाओ। अब नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब ये एकदम सिंपल, आप खुद के मन से लिख सकते हो कि भैया फॉरेन एक्सचेंज का मतलब डॉलर का डिमांड कब होगा। सिंपल, कब, देखिए व्हेन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब हम लोग बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं तो भैया हम लोगों को उनको पेमेंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग, जैसे मैंने बोला था क्रूड ऑयल अगर हम लोग इंपोर्ट करा रहे हैं तो हमको सबसे पहले डॉलर परचेस करना पड़ेगा, बराबर है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डॉलर का डिमांड बढ़ जाएगा। वही हमको बताने कि भैया डिमांड कब बढ़ेगा फॉरेन एक्सचेंज का, कोई भी फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट इंक्रीज टूरिज्म, मतलब भैया इंडिया के लोग यूएसए में जाके घूमने के लिए जा रहे हैं, तो भैया उनको यूएसए में जाना है घूमने के लिए, इंडियन रुपीज तो चलेंगे नहीं, तो उनको इंडियन पहले सबसे पहले इंडियन रुपीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर में, मतलब डिमांड बढ़ जाएगा। फिर इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन करेंसी, इंडियन पर्सन ने फॉरेन करेंसी में फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट किया तो उसको जो पेमेंट करना है वो किस में करना पड़ेगा, डॉलर्स में, बराबर है। ये तो हो गया डिमांड किस तरीके से बढ़ेगा। अब सप्लाई किस तरीके से बढ़ाएगा ये आपको समझाना है, आपको लिखना है, ये आपके लिए होमवर्क है कि भैया व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस, कि भैया फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई कब बढ़ेगा, राइट। चलिए, तो चलिए गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक समझाओ, थोड़ा लेंथी हो गया, थोड़ा ट्विस्ट भी आया बातों में। आप ये वीडियो अगर आपको डिफिकल्ट जा रहा है तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देखिए, ठीक है। चलिए गाइस, आज के लिए इतना है, इसी के साथ हमारा फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर हो गया यहीं पे समाप्त। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर रहेगा, ठीक है, और इसके साथ हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत एंजॉय किया हो या नहीं किया हो, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। चलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं विद न्यू टॉपिक, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे एट होम, बाय बाय।